ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, वर्किंग। ठीक है भाई, वो थोड़ा सा कुछ नेट का इश्यू था तो दूसरे नेट, दो नेट कनेक्शन ले रखे, दूसरे स्टार्ट करवा दिया तो हो गया ना। तो देखो, हाँ लाइव अभी प्रॉपर है भाई, सबके पास लाइव प्रॉपर है, आप सबके पास क्लास प्रॉपर जा रही है। वर्किंग, ओके डन। तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के ऊपर जो कंसेप्ट था वो सारा का सारा कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में समझा था और सारे के सारे कंसेप्ट को हमने स्टडी किया था कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम आगे स्विच करते हैं तो देखो, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के बाद हम आगे जब स्विच करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में अब जो आगे का जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा आरडीबीएस पे रहने वाला है। और धना, जब भी हम आरडीबीएस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में जो जगह होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं रिलेशन। है ना, नाम से मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिलेशन के अंदर स्टोर करते हैं। अब ध्यान, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, टेबल होती है। टेबल में डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब एक पॉइंट समझना कि जब भी हम टेबल में डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेबल है उस टेबल को ही हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन कह रहे हैं। और डॉक्टर EF कोड ने ये कहा था कि जब भी हम आरडीएमएस की बात करेंगे तो आरडीएमएस के अंदर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हमें यूज करना है वो स्ट्रक्चर हमें टेबल यूज करनी है। अब ये जो टेबल है ना, इस टेबल के बारे में हमें सब कुछ स्टडी करना है। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको डेटाबेस डिजाइन के लिए जो लाइफ साइकिल मॉडल होता है उसमें मैंने आपको स्टेप बताई थी। तो अगर स्टेप की बात करें तो स्टेप में सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाई, आप डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो और रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हो। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद में हम डेटाबेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। है ना, जब भी हम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम डेटाबेस को ER टूल की सहायता से, ER मॉडल की सहायता से हम ग्राफिकल तैयार करते हैं। उसके बाद में हम डेटाबेस का ER मॉडल तैयार करने के बाद में जो प्रॉब्लम है ER मॉडल के अंदर, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हैं। इसका मतलब स्कीमा क्या करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं। उसके बाद लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन करते हैं और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन करने के बाद हम कहते हैं कि फिजिकल डेटाबेस डिजाइन करते हैं। और फिर उसके बाद डेटा के जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं उन सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है वो की के ऊपर रहने वाली है। लेकिन की से पहले हम यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको आरडीएमएस जब स्टार्ट करवाया था तब भी आपको बताया था मैंने कि डेटाबेस के अंदर जब भी हम आरडीएमएस की बात करते हैं, वॉइस तेज करवाऊँ, कम आ रही है वॉइस। डेटाबेस के अंदर जब भी हम आरडीएमएस की बात करते हैं तो एक पॉइंट समझना है यहाँ पे। देखो, जब भी हम आरडीएमएस की बात करते हैं, अभी सही, डेटाबेस के अंदर जब भी हम आरडीएमएस की बात करते हैं, जब भी आरडीएमएस की बात करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे हम कहते हैं आरडीएमएस के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास में डेटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ पे जो टेबल होती है उसको हम कहते हैं कि टेबल आपकी रो और कॉलम से मिलके बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर आरडीएमएस के अंदर जब हमने समझा था, पॉइंट देखे थे, तो हमने कहा था कि टेबल के अंदर हम कह रहे हैं कि आपके पास सपोज करो कि आप पहला कॉलम कौन सा है, रोल नंबर है। दूसरा मैं कह रहा हूँ दूसरा कॉलम कौन सा है, नेम है। तीसरा कॉलम कौन सा है, सिटी है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब इस टेबल की बात कर रहा हूँ तो इस टेबल के अंदर जब डेटा में स्टोर करने की बात करता हूँ तो ध्यान ना, टेबल के अंदर यहाँ पे दो पार्ट बात कर रहा हूँ मैं। एक तो कह रहा हूँ टेबल के अंदर कुछ मेटा डेटा है और दूसरा कह रहा हूँ इस टेबल में ओरिजिनल डेटा होगा। तो देखो, अभी तक इस टेबल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में टेबल के जो कॉलम आपको दिखाई देता है ना, जो कॉलम, टेबल के जो कॉलम है, इन कॉलम के रूप में मैं कह रहा हूँ कि आपके जैसे सिटी एक कॉलम है। ठीक है, सिटी एक टेबल का कॉलम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी को हम यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को फील्ड कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कॉलम कहते हैं। अब देखो, जब हम डेटाबेस में कॉलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डेटाबेस का एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू फिल की है। जैसे मैं कह रहा हूँ रोल नंबर 101, रोल नंबर 10, नाम सपोज करो ए है, सिटी सपोज करो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जयपुर है। इस टाइप में कह रहा हूँ रोल नंबर 102, नाम यहाँ पे बी है और सिटी सपोज करो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अलवर है। अब देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेटाबेस के अंदर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपका सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके रिकॉर्ड होते हैं। देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड होते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं। और इन्हीं क्या कहते हैं हम,
टपल कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मैंने आपको आरडीएमएस के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास में जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर है। अब यहाँ पे जो टेबल है उस टेबल के अंदर हमारे पास एक तो होता है कॉलम, एक होती है रो, ठीक है। और रो और कॉलम मिलके हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास में क्या बनाती है, सेल, और सेल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब बात ये आती है कि इस टेबल्स के अंदर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हमने एक पॉइंट डिस्कशन किया था किसकी, कार्डिनलिटी। क्या होती है भाई कार्डिनलिटी, एक पॉइंट डिस्कस किया था किसका, कार्डिनलिटी। क्या होती है ना, जब भी हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टेबल के अंदर जितनी भी आपकी रो होती है, जितनी भी आपकी रो होती है, रिकॉर्ड होती है, टपल होती है, वही क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है। अच्छा, दूसरा हमने बात की थी एरिटी, एक बात की थी इसकी एरिटी, किसकी बात की थी, एरिटी, देन ना एरिटी कह सकता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ इसको, क्या कहता हूँ, डिग्री। तो जब भी एरिटी या डिग्री की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टेबल के अंदर जो जितने भी कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या कहलाते हैं, एरिटी कहलाते हैं। देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड कार्डिनलिटी कहलाता है, नंबर ऑफ कॉलम एरिटी कहलाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम तक। अच्छा, उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट में कह रहा हूं डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन, या मैं कह रहा हूं डोमेन किसको कहते हैं। अब देखो पॉइंट समझना, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये होता है कि किसी कॉलम के द्वारा कंटेंट की गई वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है ना। किसी कॉलम के द्वारा कंटेंट की गई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है, तो ये क्या हो गया, इस रोल नंबर का डोमेन हो गया कि कॉलम किस टाइप की वैल्यू कंटेंट कर रहा है। इसी टाइप से मैं कह रहा हूँ नेम है, तो नेम करेक्टर हो सकता है, तो ये क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। इस ये जो नेम है, नेम क्या हो गया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि नेम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को कंटेंट कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, डोमेन। इसका मतलब किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी कॉलम के द्वारा जो वैल्यू रखी जाती है, जो वैल्यू कंटेंट की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उसका डोमेन। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एक आपके पास टर्म आता है डोमेन कंस्ट्रेंट, है ना। यहाँ पे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ मैं कह रहा हूँ डोमेन कंस्ट्रेंट। अब देखो, जब मैं डोमेन कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डोमेन तो मतलब होता है कि आपके कॉलम के द्वारा कंटेंट की गई वैल्यू क्या होगी, आपकी डोमेन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ डोमेन कंस्ट्रेंट। अब डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन है उस डोमेन के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक रूल लगा दिया, जैसे सपोज करो कि ये जो टेबल है, इस टेबल में मान के चल रहा हूँ एक कॉलम और है, जैसे मान के चल रहा हूँ भाई इस टेबल में, अभी जैसे इस टेबल में सपोज करो एक कोई कॉलम है जिसको मान के चल रहा हूँ एक कॉलम है एज, कैसा कॉलम है, एज, ठीक है। और मान के चल रहा हूँ भाई सपोज करो स्टूडेंट इसकी एज 20 है और इसकी एज क्या है 25। अब यहाँ पे बात यह है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो एज है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, ये तो क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ जो एज है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है किसी की एज नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, ना किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप ऐसे ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि किसी पर्सन की एज कितनी है, -5, इसका मतलब वो 5 साल बाद में पैदा होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं। तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एज के ऊपर एक स्पेसिफिक रूल लगा दिया, क्या रूल लगा दिया, कि एज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखो धरना, एज इंटीजर होनी चाहिए, ये तो क्या हो गया, डोमेन हो गया भाई। डोमेन क्या वैल्यू कंटेंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू कर रहा है, लेकिन इंटीजर भी कैसी, है ना, इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, तो इंटीजर भी कैसी, एज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसको हम कह रहे हैं डोमेन कंस्टेंट, उस डोमेन पे लगाया गया कंस्टेंट। वैसे तो मैं डेटाबेस के सारे कंस्टेंट आपको सेपरेट पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि डेटाबेस के जो कंस्टेंट की बात करते हैं तो कंस्टेंट का मतलब होता है डेटाबेस के स्पेसिफिक रूल जो हम टेबल पे लगाते हैं, ठीक है। अब इस टेबल पे अगर बात करें, अगर टेबल के कॉलम पे कोई रूल लगा दिया तो उसको बोलेंगे डोमेन कंस्टेंट। उसके अलावा जैसे एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की का रूल, एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट जिसको हम कहते हैं फॉरेन की का रूल। तो ये सारे के सारे रूल मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे रूल मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा। अब देखो, अब ये जो आपका पर्टिकुलर जो टेबल है ना, इस टेबल के ऊपर हमें सारे के सारे ऑपरेशन करने होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जब भी हम ये कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में टेबल होती है। और टेबल बनाने से पहले हमने क्या बनाया, ईआर मॉडल बनाया। अब ईआर मॉडल की सहायता से हम डायरेक्टली टेबल तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं, भाई आपको मैंने बताया भी था, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ईआर जो मॉडल होता है उसकी सहायता से हम डायरेक्टली टेबल तो कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे,
ईआर मॉडल के अंदर जो एंटिटी होती है वो टेबल का क्या बन जाती है, नाम बन जाती है। मैंने साफ साफ बताया था आपको कि ईआर मॉडल के अंदर जो आपकी टेबल के अंदर जो आपकी ईआर मॉडल में एंटिटी होती है वो टेबल का नाम बन जाती है। अच्छा, ईआर मॉडल में जो एंटिटी के एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, टेबल के कॉलम बन जाते हैं। तो भी सीधी सी बात है कि हम टेबल तो बना पा रहे हैं, लेकिन टेबल बनाने के बाद में भी हमारे पास में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। किसमें, ईआर मॉडल की हेल्प से बनाई गई टेबल में। अब उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना होता है। अच्छा, उससे पहले, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने से पहले नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो टेबल है, उस टेबल में अगर हम बात करें, डेटाबेस की बात करें, तो इससे पहले जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था भाई डेटाबेस से पहले एक सिस्टम था जिसको हम करें फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम की जो कमियां थी ना, वो कमियां ये थी कि स्मॉल साइज की फाइल को तो फाइल सिस्टम इजीली मैनेज कर पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे फाइल की साइज बढ़ती है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड लाखों में होते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड करोड़ों में होते हैं, तो हमें दिक्कत आना स्टार्ट होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में यहाँ पे जो टेबल है, उस टेबल के अंदर करोड़ों रिकॉर्ड है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक है, भाई एसबीआई बैंक है, अब एसबीआई बैंक के करोड़ों कस्टमर है। अब जब करोड़ों रिकॉर्ड को हम टेबल की सहायता से मैनेज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास में जितने भी रिकॉर्ड है, उन सारे के सारे रिकॉर्ड को हमें यूनिकली फिल्टर करना होता है कि हम किसी ना किसी एक ऐसा ऐसा कोई ना कोई वहाँ पे टेक्निकल काम करें जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि करोड़ों रिकॉर्ड में से सबके रिकॉर्ड अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड को अलग अलग फिल्टर करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास जब टेबलों के अंदर जब डेटा होता है, तो हम करते क्या है कि एक टेबल के अंदर डेटा नहीं होता, क्योंकि हम मल्टीपल टेबल में डेटा रखते हैं। और डना रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ही होता है, जब भी हम आरडीबीएस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं मल्टीपल टेबल, मल्टीपल रिलेशन में स्टोर किया गया डेटा ही आपका रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल जब टेबल में हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो उस टाइम पे हमें करना क्या होगा कि उन टेबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि हम मल्टीपल टेबल्स के बीच में वो सारे के सारे रूल्स को कायम कर सके जो हमारा आरडीबीएस कहता है। तो उन सारे रूल्स को कायम करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं टेबल में जो रिकॉर्ड है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जो आज की हमारी क्लास है वो रहने वाली कीज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपके जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट थे, ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट मैंने आरडीबीएस के अंदर आपको पहले से कवर करवा दिए। ठीक है, और डोमेन वगैरह है, जैसे डोमेन हो गया, डोमेन कंस्ट्रेंट हो गई, ये सारे मैं आपको पूरे पूरे अलग से करवाऊंगा, सेपरेट टॉपिक करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा की के ऊपर, है ना। आपको सबसे पहले समझना है, फिर आराम नोट डाउन करना है। ठीक है। एक जो पर्टिकुलर सेल का डाटा होता है उसको सेल ही कहते हैं। हाँ, जो ध्यान रखना, आरडीबीएस की जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो रो और कॉलम में स्टोर होता है, और रो और कॉलम के जहाँ मिलता है, जहाँ पे रो और कॉलम आके मिलती हैं, उसको सेल ही कहते हैं। उस पर्टिकुलर जो आपकी जगह होती है उसको सेल ही कहा जाता है। ठीक है, जबकि आप इसको क्या बोलते हैं, इसमें एमएस एक्सेल में आप पढ़ते हो इन चीज़ों को, है ना, तो सेम कहानी है, सेल ही कहेंगे। बट हाँ, जब हम डेटाबेस की स्पेशली बात करें तो डेटाबेस के अंदर हम डेटा को जब भी बात करेंगे कि डेटा हमें रिट्राइव करना है, तो हम हमेशा और हमेशा बात करते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्ड की फॉर्मेट बात करते हैं, क्योंकि एक जो रिकॉर्ड होता है वो एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बताऊंगा आज आपको। तो देखो, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट, वो रहेगी कीज इन डेटाबेस। अब एक पॉइंट समझो कि यहाँ पे हम स्टडी क्या क्या करने वाले हैं, भाई इस टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि की क्या होती है। पहला पॉइंट हमें डिस्कशन करना है कि व्हाट इज की होती क्या है, की क्या होती है, पहला पॉइंट हमें ये समझना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमें समझना है कि यूज ऑफ की। सेकंड पॉइंट हमें समझना है यूज ऑफ की, कि की का हम यूज क्या करेंगे, भाई की होती क्या है और की का हम यूज क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ की। नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ की, है ना। जब भी हम की के टाइप की बात करेंगे तो हम यहाँ पे समझेंगे भाई आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और दूसरी होती है जो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप कायम करती है ना। टाइप ऑफ की में सबसे पहले जो हम की देखेंगे वो कौन देखेंगे, कैंडिडेट की, है ना। पहले की कौन देखेंगे, कैंडिडेट की। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे की देखेंगे प्राइमरी की। नेक्स्ट कौन सी की देखेंगे, प्राइमरी। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे की देखेंगे सेकेंडरी की। नेक्स्ट कौन देखेंगे, सेकेंडरी।
Thank you.